हेलो बच्चों बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं अपने दो टॉपिक्स, जिसमें से एक है फाइनेंशियल प्लानिंग और साथ ही साथ जो दूसरा टॉपिक है वो हम कवर करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जो भी बच्चे आज पहली बार इस चैनल पे आए हैं मैं उन्हें बता दूं, हमारे चैनल पे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स और चैप्टर्स हैं सारे कवर करे हुए हैं। तो आप जाके गो थ्रू कर सकते हो और एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के नाम से। सो प्लीज़ यू कैन वॉच ऑन द सार्थक कॉमर्स वाला चैनल। नाउ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक जो कि चैप्टर 9 का है, जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग दो वर्ड से मिलके बना है, फाइनेंस प्लस प्लानिंग। यानी कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी समझाया था कि फाइनेंस यानी कि वो पैसा जो एक बिज़नेस को अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होता है। तो जब बिज़नेस के लिए फाइनेंस इतना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है तो ऑफ कोर्स फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग तो बनती है। तो फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी प्लानिंग की जाती है उसी को हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। लेकिन ये एक छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये काफ़ी वाइड कॉन्सेप्ट होता है। तो हम इसको डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर एक बिज़नेस या एक कंपनी या आप कह लो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है या क्या प्लानिंग करती है रिलेटेड टू फाइनेंस। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर तीन चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है रिलेटेड टू फाइनेंस। फर्स्ट कि उन्हें कितना अमाउंट ऑफ फाइनेंस चाहिए अपने बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए। सेकंड, वो जो फाइनेंस उन्होंने अब पता लगा लिया है कि कितना अमाउंट चाहिए उसको अरेंज किस सोर्स के थ्रू करें। और थर्ड, जब उन्होंने फाइनेंस अरेंज कर लिया उस सोर्स के थ्रू तो अब उस फाइनेंस को कहाँ पे यूटिलाइज़ करें और किस एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पे वो इन्वेस्ट करें जहाँ से उन्हें अच्छा रिटर्न मिले। तो फाइनेंस कितना अरेंज करना है, किस सोर्स से अरेंज करना है और फिर उसे कहाँ यूटिलाइज़ करना है, ये तीन चीज़ें जो होती हैं ये डिसाइड की जाती हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। और क्योंकि ये सब चीज़ें प्लान की जा रही हैं और एंटिसिपेट की जा रही हैं किससे रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, इसीलिए इसको हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। वैसे ये थोड़ा इन प्रैक्टिकल अगर मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कॉन्सेप्ट इज़ पावर, सो इसलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस भी समझाऊंगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक फाइनेंस मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन में करता कैसे है। और बेसिक मतलब इसका यही है, ठीक है। अब डिटेल में हम समझेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक फाइनेंस मैनेजर करता कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर मैंने आपको बताया सबसे पहले एक फाइनेंस मैनेजर ये डिसाइड करेगा कि फाइनेंस कितनी अमाउंट उन्हें चाहिए, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ फाइनेंस उनके बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो उस अमाउंट को जानने के लिए सबसे पहले एक फाइनेंस मैनेजर सेल्स फोरकास्ट करता है। यानी कि ये देखता है, ये एंटिसिपेट करता है कि आने वाले टाइम में उनकी सेल्स कितनी हो सकती है। अगर उनकी सेल्स ज़्यादा होगी अकॉर्डिंग टू सेल फोरकास्टिंग तो फिर उन्हें प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा तो ऑफकोर्स उन्हें क्या ज़्यादा चाहिए होगा, फाइनेंस ज़्यादा चाहिए होगा। लेकिन अगर सेल फोरकास्ट के अकॉर्डिंग ये निकल के आता है कि उनकी सेल्स इतनी अच्छी नहीं होगी फ्यूचर में, तो वो प्रोडक्शन कम करेंगे, और प्रोडक्शन कम करेंगे तो उतना ज़्यादा पैसे की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो सबसे पहले फाइनेंस मैनेजर अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए कि कितना फाइनेंस चाहिए सेल्स फोरकास्टिंग करता है। और अगर सेल्स उनकी ज़्यादा होने वाली है अकॉर्डिंग टू द एंटिसिपेशन ऑफ सेल्स तो फिर वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे जिसके लिए उन्हें ज़्यादा फाइनेंस चाहिए। तो इसका मतलब वो ज़्यादा अमाउंट क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। लेकिन अगर सेल्स कम दिखाई दे रही है फ्यूचर में तो वो ऑफकोर्स फाइनेंस भी कम अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में एक फाइनेंस मैनेजर सेल्स फोरकास्टिंग करता है, ठीक है। अब यहाँ से उन्हें क्लियर हो जाता है कि उन्हें कितना अमाउंट ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड है अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। अब ये तो डिसाइड कर लिया कि कितना अमाउंट चाहिए, लेकिन ये नहीं डिसाइड किया कि किस सोर्स से अरेंज करें। तो सेकंड स्टेप में फाइनेंस मैनेजर को ये क्लियर हो गया है कि कितना पैसा चाहिए, लेकिन अब सोर्सेज बहुत सारे हैं, इंटरनल सोर्सेज भी हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज भी हैं। इंटरनल का मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर्स की कैपिटल कंट्रीब्यूशन की हेल्प से भी बहुत सारा फाइनेंस जनरेट कर लेती है, लेकिन उतना इनफ नहीं होता है, तो एक्सटर्नल सोर्सेज की हेल्प लेनी पड़ती है, जैसे कि शेयर्स, डिवेंचर्स, लोन्स एंड डिपॉजिट्स। तो अब किस सोर्स के थ्रू वो फाइनेंस को अरेंज करें, सेकेंड स्टेप में एक फाइनेंस मैनेजर ये डिसाइड करता है या ये डिसीजन लेता है। अब जब उन्होंने सेकंड स्टेप में ये डिसीजन ले लिया कि किस सोर्स से फाइनेंस को अरेंज करना है, तो थर्ड स्टेप में अब फाइनेंस मैनेजर के पास पैसा आ गया, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को जितना अमाउंट चाहिए था जो उन्होंने पहले स्टेप में डिसाइड किया था वो उन्हें मिल गया। अब इस फंड को या इस फाइनेंस को वो कहाँ इन्वेस्ट करें और ऐसे किस मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के अंदर उसे इन्वेस्ट करें जहाँ से उनको अच्छा रिटर्न मिल सके।
तो थर्ड स्टेप में फाइनेंस मैनेजर ये देखेगा कि जो फंड अरेंज किया है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कहाँ इन्वेस्ट करके किया जा सकता है। तो ऑल एंड ऑल ये एक डिस्क्रिप्टिव मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि कैसे पूरा का पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिकली होती है, जिससे आपको एक प्रैक्टिकल व्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल प्लानिंग में आ सकता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के? तो फाइनेंशियल प्लानिंग के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मेनली। फर्स्ट, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर दे आर रिक्वायर्ड, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि एक बिजनेस या एक ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग इसलिए करती है ताकि उन्हें कभी भी फंड्स की कमी ना पड़े, और जब भी उन्हें फंड्स चाहिए हों तब उनके पास फंड्स हों। अब ये ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफ़िल करता है फाइनेंशियल प्लानिंग? आपको पता ही है फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ये प्लान करती है सबसे पहले कि उन्हें कितना अमाउंट ऑफ फाइनेंस चाहिए। तो अगर वो जितना अमाउंट ऑफ फाइनेंस उन्हें चाहिए उतना अरेंज कर लेती है तो इसका मतलब कोई वरी की बात ही नहीं है। यानी कि उनके पास हर सिचुएशन के अंदर फाइनेंस उस टाइम पे होगा, क्योंकि उन्होंने प्लान किया है कि कब कब और उस हिसाब से कितना डेट अमाउंट उनको चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन ये एंटिसिपेट कर लेती है कि कितना अमाउंट उनको चाहिए, इसलिए उनके पास सफिशिएंट अमाउंट हमेशा अवेलेबल होता है, यानी कि सफिशिएंट फाइनेंस उनके पास अवेलेबल होती है। और जब उनके पास सफिशिएंट फाइनेंस अवेलेबल होती है तो वो उस फाइनेंस का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म एसेट्स या शॉर्ट टर्म एसेट्स को ख़रीदने के लिए कभी भी कर सकते हैं। विच मीन्स फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हम प्लान करते हैं ओवरऑल कि हमारे पास इतनी फाइनेंस हो कि जब हमें ज़रूरत है तब हमारे पास पैसा पड़ा हुआ हो। ये चीज़ फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी तरीके से इंश्योर कर देगी एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये होता है पहला ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के सेकंड ऑब्जेक्टिव की। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्स अननेसेसरली। रिसोर्स का मतलब है फाइनेंस से, यानी कि पैसे वाला रिसोर्स। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव ये होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का कि फर्म अननेसेसरली रिसोर्स को रेज ना करने। आपने पढ़ा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशन पहले तो ये अमाउंट को डिटरमाइन करती है कि कितना अमाउंट चाहिए। तो अमाउंट इस बेसिस पे डिटरमाइन होता है कि उनको कितनी ऑपरेशनल और कितनी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, उसके हिसाब से टोटल कितना पैसा लगेगा। या आप ये कह लो कि बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए जितना पैसा लगेगा उतना ही अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल प्लानिंग अमाउंट डिटरमाइन किया जाता है कि इतने की ही उस बिज़नेस को ज़रूरत है, तो ना ही उससे ज़्यादा ना ही उससे कम। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग ये हेल्प करती है पता लगाने में एक ऑर्गेनाइजेशन को कि उन्हें कितना फाइनेंस चाहिए अपने बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए, और वो उतना ही फाइनेंस क्या करती है, अरेंज करती है वो ऑर्गेनाइजेशन, जिससे ना ही रिसोर्सेज की ओवरमैनिंग होती है ना ही अंडर यूटिलाइजेशन होता है। ओवरमैनिंग मतलब ना ही हद से ज़्यादा फाइनेंस अरेंज कर लिया जाता है ना ही हद से कम किया जाता है, जितना चाहिए उतना किया जाता है। तो इसीलिए तो प्लानिंग की जाती है कि कितना फाइनेंस हमें चाहिए, तो हर चीज़ उसमें इवेल्युएट की जाती है कि ऑपरेशंस पे कितना लगेगा, डे टू डे ऑपरेशंस पे, बड़े बड़े एसेट्स को ख़रीदने में कितना लगेगा, उसके बेसिस पे ये अमाउंट जो रिक्वायर्ड होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को वो प्लान किया जाता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग ये हेल्प करती है एक ऑर्गेनाइजेशन को कि ना ही उसे कभी फंड्स की कमी हो और ना ही वो अननेसेसरली फंड्स को रेस कर ले। अगर मैं पहले और दूसरे ऑब्जेक्टिव को मिलाकर समझाऊँ तो दोनों ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। ना ही ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स की कमी हो और ना ही ऑर्गेनाइजेशन अननेसेसरली फंड्स रेस कर ले। ठीक है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग के मेन टू ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग के इम्पॉर्टेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंस है इट हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ फंड्स, जो कि आपको पता है क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर सबसे पहले ये डिसाइड करती है एक ऑर्गेनाइजेशन कि कितना अमाउंट उन्हें चाहिए अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। तो इसीलिए ये हेल्प करता है कलेक्शन करने में किसका, फंड्स का। सेकेंड, इट हेल्प्स इन फिक्सिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कैपिटल किन किन सोर्सेज से आप जनरेट कर रहे हो उसी से एक स्ट्रक्चर मेंटेन होता है जिसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी कि कितना आप इक्विटी से कर रहे हो, कितना आप डेट से कर रहे हो, तो इक्विटी और डेट का जो रेशियो होगा उसे ही हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो क्योंकि ऐसा क्यों है कि फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करता है हमें कैपिटल स्ट्रक्चर को फिक्स करने में, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग में हमने पढ़ा था सेकंड स्टेप में एक फाइनेंस मैनेजर ये डिसाइड करता है कि किस सोर्स से फाइनेंस को अरेंज करना है। तो जिस भी सोर्स से वो अरेंज करते हैं जितना जितना अमाउंट, उससे कैपिटल स्ट्रक्चर का एक बहुत ही अप्रोप्रिएट रेशियो फिक्स हो जाता है। ठीक है, थर्ड है हेल्प्स इन यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस।
फाइनेंस को यूटिलाइज़ करने में हेल्प करता है। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर एक फाइनेंस मैनेजर ये भी डिसाइड करता है कि जो पैसा उन्होंने अरेंज किया है उसे वो किस बेस्ट या सबसे बेस्ट एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में यूज़ कर सकते हैं ताकि उनको अच्छा रिटर्न मिले। तो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंस की यूटिलाइजेशन में भी बहुत हेल्प करती है। फोर्थ इज़ हेल्प्स इन अवॉइडिंग शॉक्स एंड सरप्राइज। देखो आप फाइनेंस से रिलेटेड क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, और प्लानिंग हमेशा एक एंटीसिपेशन होता है अबाउट द फ्यूचर। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर को एंटीसिपेट करेगी तो ऑफकोर्स जो भी थोड़ी अनसर्टिनिटीज़ होंगी वो भी कवर हो जाएंगी। तो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंस से रिलेटेड जो भी शॉक्स या सरप्राइजेज हैं फ्यूचर से रिलेटेड उनको अवॉइड या आप कह सकते हो उनके इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। फिफ्थ, इट लिंक्स प्रेजेंट विथ फ्यूचर। जैसा कि मैंने आपको पिछले ही अभी पूरे प्रोसेस में बताया था कि सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो क्या करता है, सेल्स फोरकास्ट, यानी कि वो फ्यूचर की सेल्स फोरकास्ट को प्रेजेंट में ही क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है अकॉर्डिंग टू प्लानिंग। तो यहाँ पे देखो सेल्स फोरकास्ट होनी है अभी फ्यूचर में, लेकिन उसने क्या किया, प्रेजेंट में ही सेल्स फोरकास्टिंग का एक एंटिसिपेशन कर लिया ताकि फाइनेंस के अमाउंट को जान सके कि कितना फाइनेंस उन्हें चाहिए। तो यहाँ पे ये फ्यूचर को लिंक कर दिया जाता है प्रेजेंट से। तो ये भी फाइनेंशियल प्लानिंग की एक इम्पॉर्टेंस है। सिक्स्थ वन इज़ हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। जब फाइनेंशियल प्लानिंग की हेल्प से फाइनेंस अच्छे अमाउंट में अरेंज होता है तो हर किसी डिपार्टमेंट को सफिशिएंट फाइनेंस मिलता है, जिससे हर किसी के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहता है। ऐसा नहीं होता है कि एक डिपार्टमेंट के पास फाइनेंस कम है, क्योंकि फाइनेंस सबसे अप्रोप्रिएट मैनर में अरेंज की गई है अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड सेवन्थ इज़ हेल्प इन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए फाइनेंस चाहिए होता है। ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ यानी कि डे टू डे एक्टिविटीज़। अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइनेंस अवेलेबल नहीं होगा तो आप डे टू डे एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करने के लिए अच्छे से अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है तो आप अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाओगे डे टू डे यानी कि ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 7 इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, कैपिटल प्लस स्ट्रक्चर। बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट जो है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है रेशियो ऑफ इक्विटी एंड डेट, यानी कि इक्विटी और डेट का जो रेशियो होता है उसे ही कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाता हूँ कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। जनरली आपको पता है कैपिटल का मतलब होता है वो अमाउंट जो एक बिज़नेस या एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होता है अपने बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए, और स्ट्रक्चर मतलब होता है एक स्ट्रक्चर मेंटेन करना उस कैपिटल का, यानी कि कैपिटल को एक ऑर्गेनाइजेशन और बिज़नेस किन किन सोर्सेज से अरेंज कर रही है उन सोर्सेज का एक स्ट्रक्चर मेंटेन करा जाता है जब, तो उसी को कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब आप सभी को पता है एक ऑर्गेनाइजेशन मेनली 2 सोर्सेज के थ्रू अपनी कैपिटल्स को अरेंज करती है, या तो डेट या तो इक्विटी। डेट का मतलब जब वो लोगों से लोन लेती है, और इक्विटी का मतलब जब वो अपने शेयर्स इशू करती है। तो अब 2 सोर्सेज मेन होते हैं जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी कैपिटल अरेंज करती है। अब इस एग्जांपल से समझो, ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल चाहिए थी 1 करोड़ रुपीज़ की कैपिटल मतलब वो अमाउंट जिससे वो अपने बिजनेस को ऑपरेट करेगी। अब ऑर्गेनाइजेशन के पास मेनली 2 सोर्सेज होते हैं इस कैपिटल को अरेंज करने के। एक डेट यानी कि जहाँ पे वो पब्लिक से लॉन्ग टर्म लोन लेती है और उसके बदले में उन्हें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, और इक्विटी जहाँ पे वो अपने शेयर्स देती है और लोग उसके बदले में कैपिटल देते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन मान लो डेट यानी कि लोगों से उधार लेके 20 लाख रुपए अरेंज कर रही है, और इक्विटी यानी कि शेयर्स को इशू करके 80 लाख शेयर कैपिटल इशू कर रही है। तो यहाँ पे डेट से उन्होंने 20 लाख रुपए अरेंज किया और इक्विटी से उन्होंने 80 लाख रुपए अरेंज किया। तो उन्होंने जो अपनी कैपिटल थी ना, जो उन्हें चाहिए थी 1 करोड़ रुपए, वो इन दोनों सोर्सेज के थ्रू अरेंज करी। लेकिन कितना किस सोर्स से अरेंज किया उसका जब एक स्ट्रक्चर मेंटेन किया जाता है तो उसे ही कहा जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब देखो इक्विटी से 80 लाख किया और डेट से 20 लाख, तो हमने इसका रेशियो निकाला तो आया 4:1, यानी कि जितना इक्विटी से किया, इक्विटी से जितना उन्होंने अरेंज किया कैपिटल वो डेट का 4 गुना था। यानी कि डेट देखो 20 लाख किया और इक्विटी से 80 लाख किया, तो ये 4:1 का रेशियो होगा, यानी कि इक्विटी से उन्होंने 4 गुना किया डेट के, ये डेट के 4 गुना अरेंज किया उन्होंने इक्विटी से। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन अपने पास एक ऑल एंड ऑल स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखती है कि उन्होंने किस सोर्स के थ्रू कितना फाइनेंस जो है वो अरेंज किया है।
अब कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो एक बिज़नेस पे किस तरीके से अफेक्ट डालता है। तो एक कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो एक बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी और एक बिज़नेस के रिस्क पे अफेक्ट डालता है ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें मेनली दो कंपोनेंट हैं, डेट और इक्विटी। डेट इज़ ऑल अबाउट रिस्क फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज कंपनी हैज़ टू पे अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड इक्विटी इज़ ऑलवेज लीड्स टू प्रॉफिटेबिलिटी जनरली, बिकॉज जब भी शेयर्स इशू करेगी तो क्या होती है, उससे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बनती है मार्केट के अंदर, और अगर शेयर्स का प्राइजेस हाई जाएंगे तो कंपनी की ग्रोथ होती है, साथ साथ शेयर होल्डर्स का भी फ़ायदा होता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है एक बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी और उसके रिस्क पे काफ़ी इफेक्ट डालता है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में अगर थोड़ी सी बात और जाने तो यहाँ पे आप खुद सोचो, डेट का मतलब तो होता है एक तरीके से वो पैसा जो पब्लिक से लोन के फॉर्म में लिया जा रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ उधार कह लो आप डेट को। और इक्विटी का मतलब है कि जहाँ पे कंपनी अपने ओनरशिप को बेचती है और उसके बदले में क्या लेती है, कैपिटल अरेंज करती है, यानी कि पैसा लेती है। अब मेन बात ये आती है कि कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा होता है। क्या जब एक ऑर्गेनाइजेशन डेट से ज़्यादा पैसा लेती है तब एक कैपिटल स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा माना जाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन का, या एक कंपनी जब इक्विटी के थ्रू ज़्यादा पैसा अरेंज करती है तब ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर माना जाएगा। अब इसमें एक थर्ड कंपोनेंट का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम है रेट ऑफ अर्निंग्स। रेट ऑफ अर्निंग्स का मतलब है कि ओनर्स की कितनी अर्निंग होती है जब कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन किया जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली कैपिटल स्ट्रक्चर और ओनर्स की जो अर्निंग है या कंपनी की जो रेट ऑफ अर्निंग है वो एक दूसरे से थोड़ा कोरिलेट करते हैं। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि डेट मतलब तो उधार होता है जो एक कंपनी पब्लिक से लेती है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन डेट से ज़्यादा पैसा लेगी और इक्विटी से कम लेगी तो क्या ये गलत नहीं होगा, देखते हैं। और क्या अगर इक्विटी से ज़्यादा लेगी और डेट से कम लेगी तो रेट ऑफ अर्निंग्स बढ़ेगी क्या। अब एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जब भी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा डेट लेती है यानी कि ज़्यादा फाइनेंस डेट के सोर्स के थ्रू अरेंज करती है तो उस केस में ओनर्स की अर्निंग ना बढ़ती है। लेकिन आप अब यहाँ पे ये सोच रहे होगे कि डेट मतलब तो आपने भैया उधार बताया था जो एक कंपनी लोगों से ले रही है, हालांकि उसके बदले में उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा और डेट का अमाउंट तो देना ही देना पड़ता है, साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन इससे ओनर्स की अर्निंग कैसे बढ़ती है। आपने सुना होगा कभी भी बिजनेस में जब आप पैसा लगाओ तो किसी के मांगे हुए पैसे को से अपने शौक मौज मत पूरे करो। तो यही होता है ऑर्गेनाइजेशन में भी, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब डेट लेती है ना, पब्लिक से लोन लेती है, तो उससे ओनर्स की अर्निंग तो बढ़ जाती है, लेकिन इससे जो इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो तो ऑर्गेनाइजेशन को पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक लॉजिक होता है जिसके बेस पे एक कैपिटल स्ट्रक्चर बैलेंस रहता है। वो लॉजिक क्या है, ध्यान से सुनना, वो मैंने ज़्यादा आपको समझाया नहीं है। एक पॉइंट होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं ROI, और एक होता है ROI। देखो यहाँ पे मैंने ROI बोल सकते हो दोनों को, लेकिन इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं और इसको ROI को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब मान लो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा डेट ले रही है, डेट के थ्रू फाइनेंस अरेंज कर रही है, तो उतना ही ज़्यादा उसे क्या देना पड़ेगा, ROI यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा डिवेंचर होल्डर्स को। ठीक है, तो बोला ये जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब जब अपना डेट बढ़ाती है ना तो रेट ऑफ अर्निंग्स भी बढ़ती है। तो ये दिखाता ऐसा है कि कितना पॉजिटिव चीज़ हो रही है। तो ऐसे तो ऑर्गेनाइजेशन को सारा पैसा डेट से ही लेना चाहिए, लेकिन क्या अजीब नहीं लगता सुनने में कि सारा पैसा अगर एक ऑर्गेनाइजेशन उधार लेके मांगेगी लोगों से, क्योंकि लोन भी तो एक उधार ही होता है। तो इसका एक्चुअल रीज़न मैं बताता हूँ, इसका बिहाइंड रियलिटी क्या होती है जो बुक में भी लिखा हुआ है और आप यहाँ से भी समझ सकते हो। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को तभी तक इंक्रीज करेगी जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस देन होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन डेट को इंक्रीज तभी करेगी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उस डेट पे लग रहा है, यानी कि जो उस लोन पे लग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कम होगा ROI से। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को रिटर्न ज़्यादा आ रहा है और डेट पे उन्हें इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है, तभी तक वो डेट को इंक्रीज़ करेगी। अब मान लो एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे डेट उन्होंने सारा पैसा वो डेट से ही एक्वायर करने लग गए, अरेंज करने लग गए कंपनी। उस केस में हुआ क्या कि मान लो कंपनी जो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही थी वो था 25%, लेकिन कंपनी को जो रिटर्न मिल रहा था उससे वो मिल रहा था 20%। तो उसी टाइम वो डेट से
अपना फाइनेंस जनरेट करना रोक देगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइयर हो गया किससे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। विच मीन्स कि अगर एक कंपनी डेट से ज़्यादा फाइनेंस अरेंज करेगी तो वो ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही होगा, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि कंपनी तो अपने पे कर्ज बढ़ाती जा रही है। अब ऐसा भी नहीं है कि कर्ज अगर वो ले रही है तो वो भी गलत है, नहीं, एक लिमिट तक। और वो लिमिट क्या है, वो उसका एक पैरामीटर सेट है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, तब तक वो अपने डेट को बढ़ा सकती है, जिससे वो ओनर्स की अर्निंग को भी इंक्रीज़ कर लेगी। लेकिन अगर डेट इतना इंक्रीज कर दिया कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा हो गया उस पर जो इंटरेस्ट देना है कंपनी को, तो उस केस में डेट से पैसे को रोकना पड़ेगा, यानी कि उस केस में उतना पैसा वो डेट से एक्वायर नहीं करेगी। तो ये रूल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इफ़ अ कंपनी is arranging the finance through the source of debt, then at that case, if the rate of interest on the debentures or on the debt is higher than the return on investment, then a company stops arranging finance from debt at that particular price, और आप कह सकते हो at that particular रुपीज़ और जो भी, ठीक है। तो ये मेनली इसमें होता है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक भी जो है वो ख़त्म होता है। इसमें फैक्टर्स हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको नीड है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको करा दूँगा। कोशिश ये करिए, सारे व्यूअर्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि शेयर करो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यार व्यूज़ उतने क्या बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अभी कि इतना जल्दी सब कुछ होगा नहीं, ठीक है। पर थोड़ा थोड़ा जितने सब्सक्राइबर्स हैं उतने व्यूज़ कम से कम आए तो थोड़ी मोटिवेशन मिले कि वो सब लोग देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो यार मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, या चाहें तो आप शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। ओके बाय।